देखिए पिछले क्लास में आपको जो पढ़ाया गया था डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आप पोटेंशियोमीटर के बारे में जो बताया गया था, तो पोटेंशियोमीटर में ये बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हम निकालते हैं अलग अलग पोजीशन पर। मतलब V इक्वल टू आपको KL जो फॉर्मूला लिखे थे, जिसमें K क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, L लेंथ था। जैसे इस जॉकी को आप जितना दूर ले आएंगे उसी हिसाब से ये सेट हो रहा था, है ना। तो पोटेंशियोमीटर में ये बताया गया था कि आप अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ, तो उसमें एक रिलेशन आपको निकाला गया था V इक्वल टू KL, ठीक है ना। ये रिलेशन आपको यहाँ से पोटेंशियल दे दे रहा था उस वायर में, जिसमें K को हम क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट है आपका, तो आपको इसी को यूज़ करके L आपका लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना लेंथ आप ले रहे हैं उसका पोटेंशियल हो गया। तो इसी पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। कि अगर वायर आप लेते हैं, जैसे एक तार, आप लंबा सा तार ले रहे हैं और जॉकी को फिट करेंगे यहाँ पर या यहाँ पर फिट करेंगे, तो इसके बीच में एक रेजिस्टेंस भी जनरेट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसका अंदर में जनरेट होता है, ठीक है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन माइनस V बाई आपका V इंटू R। याद है ये फॉर्मूला, आपको पढ़ाए होंगे इंटरनल रेजिस्टेंस टॉपिक, आपको 10-15 दिन पहले हुआ होगा ये टॉपिक, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको निकाले थे, जिसमें R निकालिएगा तो एप्सिलॉन माइनस V बाई V इंटू R। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन बाई V माइनस 1 इंटू R। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस जो निकालना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ में निकालना है, लंबाई के टर्म्स में निकालना है। तो लंबाई के टर्म्स में जब निकालिएगा तो एप्सिलॉन की बात करेंगे, तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा KL2, है ना। मतलब ये यहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो लंबाई इसका L2 ले रहे हैं, तो KL2 फॉर्मूला ये ना KL है क्या, और यहाँ तक आप लेते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन बाई V को डिवाइड जब हम करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा KL2 बाई KL1, K से K कट जाएगा, एप्सिलॉन बाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 बाई L1। मतलब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो R इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V माइनस 1 इंटू R है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका L2 बाई L1 माइनस 1 इंटू R। यही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L2 माइनस L1 बाई L इंटू R भी लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर with the help of the पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके हम ये निकाले हैं, क्योंकि ये फार्मूला जो आया है कहाँ से, पोटेंशियोमीटर से ही आया है। तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए दे देगा लंबाई के टर्म में। जैसे एक वायर है, उसका 2 पॉइंट पर अगर लेंथ दिया रहेगा, अब बोला है कि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना जनरेट होगा, मतलब करंट जब आप पास करेंगे तो रेजिस्टेंस तो पैदा होगा ही। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला होता है। ये क्वेश्चन जनरली बोर्ड में आज तक तो नहीं पूछा है, नीट जेई में पूछ सकता है, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स में, सब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना। सारा चलो अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, पनीर मत बोल, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालने के लिए दे देगा, तो पोटेंशियोमीटर निकालिएगा कैसे। जैसे कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके, ऐसे ये जो कि J पर फिट किया गया है, L लेंथ के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लेते हैं कि करंट इससे I पास कर रहा है, करंट I पास कर रहा है, तो आपका यहाँ पर इंटरनल यहाँ पर करंट की बात करेंगे तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट I इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन बाई R प्लस R। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर स्मॉल r ले रहे हैं तो R इज द रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। स्मॉल r द है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका है, ठीक है ना। तो करंट इसे कितना पास करेगा, एप्सिलॉन बाई R प्लस R, क्योंकि सेल जो बैटरी ले रहे हैं उसका EMF कितना दिया है, एप्सिलॉन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल जो होगा इसका, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, तो वायर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, वो I इंटू R हो जाएगा, ठीक है ना।
तो आई इंटू आर आप निकालिएगा तो आई का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन बाई आर प्लस आर इंटू आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पोटेंशियल ड्रॉप निकल गया आपका, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है के का जो वैल्यू होता है, के इक्वल टू क्या होता है, के होता है वी बाई एल होता है, ठीक है ना। तो वी इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एप्सिलॉन बाई आर प्लस आर इंटू आर, ठीक है ना, और बाई 1/L है आपका, के का वैल्यू है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ये जो एल है ये पूरा लेंथ के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल एल लेते हैं इसमें, ठीक है। जैसे एल हम ले रहे हैं कितना, पूरा लेंथ आपका एल है ये, तो यहाँ कैपिटल एल लेंगे, ठीक है ना। दिस इज द पर यूनिट लेंथ हो गया, पर यूनिट लेंथ आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और जे के बीच में, ठीक है ना। तो ए और जे का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ ए टू जे, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, स्मॉल ए। देन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का यूज़ करके हम निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू एल हो जाएगा। जैसे एल लेंथ ले रहे हैं स्मॉल एल, ठीक है ना। K का वैल्यू कितना है आपका, K का वैल्यू है एप्सिलॉन बाई आर प्लस आर इंटू आर है इंटू 1/L, ठीक है ना। और ये आपका L का वैल्यू L है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आर बाई आर प्लस आर हो जाएगा इंटू एल बाई एल हो जाएगा। ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ईएमएफ क्या है, टोटल आपका पोटेंशियल हो गया बैटरी का, आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एल लेंथ के लिए निकालना है, ये टोटल लेंथ है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे आपका निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। मेडिकल वगैरह जो है कि 7 मिनट क्लास हुआ है बस। जो रिकॉर्डिंग है वो तो जेन्यून है क्या, 7 मिनट क्लास हुआ है, आधा 1 घंटा तो आपका लग रहा है ना, 7 मिनट क्लास हुआ है अभी तक। देख लीजिए रिकॉर्डिंग में गलत हो देखा है क्या। हाँ बस 7 मिनट्स वहाँ पर नहीं ना, पूरा रिकॉर्डिंग है। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, जूल्स लॉ बोलते हैं इसे। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा आपको, ठीक है। 2 नंबरिया क्वेश्चन इससे आता है और 1 नंबरिया पूछता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट से क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करेंट कहने का क्या मतलब होता है, जैसे किसी भी सोर्स या सप्लाई, जैसे बल्ब जो जल रहा है आपका, ठीक है ना। तो आप करंट जब देते हैं तो फिलामेंट जो होता है गर्म होता है ना। गर्म जो होता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है। तो हीट जनरेट हो रहा है किसके वजह से, मतलब करंट जो है आपका क्या करता है, मतलब वहाँ पर कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन होता है एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी के फॉर्म में जब जनरेट होता है कुछ टाइम के लिए, जैसे 10 सेकेंड 20 सेकेंड 50 सेकेंड, जितना टाइम के लिए आप उसको ऑन कीजिएगा उतना देर के लिए वो क्या होगा, करंट जो है कन्वर्ट हो जाता है जब दूसरे फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तो उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना, जिसको जूल्स लॉ बोला जाता है। इसके बारे में जूल्स ने बताया था 1941 में, 1941 में बताया था। अकॉर्डिंग टू जूल्स ये बताया गया था कि अगर किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो करेगा, जैसे एक वायर है करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट यहाँ जैसे ही आएगा तो ये क्या करता है, जैसे ये बल्ब है मान लेते हैं, तो बल्ब फिलामेंट जो होता है उसका रेजिस्टेंस होता है, वो अपोज करेगा करंट को। जो करंट को जब अपोज करता है तो करंट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब आप बोल सकते हैं कि अ करंट is supplied across the given resistor, then current is converted into energy for given time interval, that is called heating effect of current। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है H, जिसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है,
H इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोला जाता है, एनर्जी का फॉर्म है ये, ठीक है ना। तो H जो है डिपेंड करता है I² पर, ठीक है ना। मतलब I² में क्या है, मतलब H का वैल्यू जो होता है आपका K इंटू I² होता है, ठीक है ना, जिसमें K को कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट जो आपका वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू जो होता है आपका, ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू जो होगा आपका, जैसे यहाँ पर H = K इंटू I² जो है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू जो है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 लिया जाता है। मतलब H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इंटू I²RT, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर H का वैल्यू जो होता है I²RT जो लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे I क्या है, करेंट है आपका, I क्या है, करेंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और T आपका क्या है, टाइम है, T इज़ द टाइम है आपका, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ, ठीक है। इस तरह मोबाइल को हमको फ्लाइंग मोड में डाल देना चाहिए था, गड़बड़ हो गया है, बार बार कॉल क्लोज करेंगे। इतना कहाँ 11 मिनट क्लास हुआ है बस, ठीक है, 1.5 घंटा हो गया है, 11 मिनट क्लास ही हुआ है, 1.5 घंटा हो गया, ठीक है। काउज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट का रीज़न क्या है, क्यों हीट जनरेट होता है, ठीक है ना। जैसे आप किसी भी बैटरी को आप कनेक्ट करते हैं किसी भी सोर्स से, ठीक है ना, सप्लाई से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या एटम्स का जो फ्लो होता है वो रैंडमली होता है। रैंडम मतलब कि अचानक वो मूव करता है और उसका स्पीड बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कोई भी कंडक्टर, जैसे कंडक्टर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आप दिखा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा है या एटम इधर से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इस यहाँ लोअर पोटेंशियल से जब हायर पोटेंशियल पर जब आएगा तो इसके बीच में कोलिजन होता है, मतलब इसके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, टकराव होगा। इतना ज़्यादा कोलिजन होता है, कोलिजन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होता है, ठीक है ना। कोलिजन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होता है, ठीक है ना। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जब आता है तो उसमें कोलिजन होता है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर इसके बीच में जो इम्प्यूरिटीज़ जो होता है या जो रुकावट जिसको कहते हैं, रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट है, ठीक है ना, उसकी वजह से भी कोलिजन होगा। कोलिजन होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर हीट जनरेट होता है ना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन से आइटम आपका मूव करता है, ठीक है ना। तो आफ्टर कोलिजन क्या होता है, हीट का जनरेशन होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं काउज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। मतलब हीटिंग इफेक्ट का यही कारण है, कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम्स बोल सकते हैं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तो वहाँ पर क्या होता है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा कोलिजन होता है जिसके वजह से हीट आपका जनरेट होता है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं, इसको उतार लीजिए फिगर को, मतलब कि व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड intensity against the direction of flow of electrons or atoms when these particles are moving lower potential to higher potential, then collision between the particles are occurred, कोलिजन अकर्ड होगा, ठीक है ना। एंड ड्यू टू दिस कोलिजन्स हीट आर जनरेटेड across the given कंडक्टर और रजिस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना।
that is called cause of heating effect of current। तो ये 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड में हो या सीबीएसई में, तो आराम से लिख सकते हैं, है ना। कोलिजन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होता है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन निकालना है, हीट प्रोड्यूस बाय द करेंट, डिराइव करना है एक्सप्रेशन, ठीक है ना। हाँ, डिराइव एन एक्सप्रेशन हीट प्रोड्यूस्ड बाय द करेंट, मतलब करेंट की वजह से हीट जो प्रोड्यूस होता है उसका एक एक्सप्रेशन आपको निकाल के बताना है। जैसे एक सप्लाई आपका है, जैसे आपका ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर के केस में क्या होता है, जैसे आपका बैटरी से इसको जब जोड़ते हैं आप, तो यहाँ पर जैसे करंट आई जनरेट हो रहा है, करंट जब जनरेट होगा तो इसमें हीट जनरेट होता है। क्या ये हीट जो जनरेट होता है, जैसे ए और बी के बीच में अगर हम बात करेंगे तो इसका पोटेंशियल भी है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी है। तो यहाँ पे हीट जो जनरेट कर रहा है उसी को आपको एक्सप्रेस करके बताना है, निकाल के दिखाना है। फॉर्मूला H = I² है ना, इसको निकालना है, डिराइव करना है। I² RT को प्रूव करना है, टू प्रूव। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि प्रूव करके बताइए इसको। H = I² RT, मतलब जूल्स लॉ को प्रूव करके बताना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टू प्रूव जूल्स लॉ, जूल्स लॉ को प्रूव करके बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इफ़ प्रूव में हम आते हैं, ठीक है ना। हेयर ए बी इज अ कंडक्टर, ए बी एक कंडक्टर है, हुज जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस जो है बिटवीन द कंडक्टर is R, then a current I is generated across the conductor and potential difference जो है, potential difference across the conductor आपका है भी, ठीक है ना। if charge is flowing q in time t, then I = क्या हो जाएगा, q/t हो जाएगा। करंट इक्वल क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, जिसको q = क्या लिखते हैं, I × t लिखते हैं। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, I × t, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन चार्ज इज कैरीड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल की तरफ जब चार्ज को लाया जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी W = क्या होता है, वो होता है आपका चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये ना फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। या V = लिखते हैं, V = क्या होता है, W/Q होता है, याद है, सेकेंड चैप्टर में पढ़े होंगे क्या। तो यहाँ से W जो होगा आपका, जिसको हीटिंग इफेक्ट भी बोला जाता है, हीटिंग जो वर्क डन जो होता है या जो एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वही हीट जनरेट करेगा, जिसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बोला जाता है, जो Q × कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। मतलब H का वैल्यू Q का वैल्यू कितना है, IT है, और V का वैल्यू कितना हो जाएगा, V का वैल्यू होगा ओम्स लॉ से IR होगा क्या। ओम्स लॉ से आप जानते हैं कि V का वैल्यू क्या होता है, IR होता है, ठीक ना। मतलब करंट I है और रेजिस्टेंस R दिया हुआ है अगर इसमें, तो इसमें V = कितना हो जाएगा, V = IR नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से H का वैल्यू कितना आ जाएगा, H = I² RT। इसी को हम जूल्स लॉ बोलते हैं, दिस इज द जूल्स लॉ।
ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन देगा एग्जाम में निकालने के लिए, 2 नंबर में देता है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ इतना क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना इसमें क्या हो गया।